नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की किताब है कक्षा 6 की, इसको पढ़ेंगे और ये बुक आरबीएससी की है। जैसा कि आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा बेस्ट बुक का रिट के लिए, जो मैंने आपको अच्छी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बुक बताई थी रिट के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एसएसटी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है रिट के लिए, तो उसमें आपको बेस बनाने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो क्लास होती है 6 to 10 तक की, 6 से लेके 10 तक की जो किताबें होती हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल आरबीएससी पढ़ें आप एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को ही पढ़ें, तो दोनों ही आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी और हमारे इस वीडियो पे दोनों ही पढ़ाई जाएंगी। तो आप बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें लगातार। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की बुक। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक। आज की बुक सामाजिक विज्ञान एसएसटी की है और कक्षा 6 की है, आरबीएससी की। सामाजिक विज्ञान भाग 1 भूगोल। इसमें आपको 3 भाग दिए गए हैं। इस बुक में आपको 3 भाग दिए गए हैं। इसमें जो पहला भाग है वो भूगोल का ही है और दूसरा जो भाग है वो आपका है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो तीसरा भाग है वो है आपके इतिहास के बारे में। तो हम ये तीनों ही भाग पढ़ेंगे। आज हम भाग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 1 का ये चैप्टर 1 है, चैप्टर अध्याय 1 है हमारा ब्रह्मांड। और ये जो वीडियो है ये जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल रिट वाले या और कोई जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वही ये वीडियो देखें। कक्षा 6 के विद्यार्थी भी वीडियो देख सकते हैं, जिनका ये है सिलेबस, जिनकी बुक चल रही है, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और क्योंकि इसमें बेसिकली बताया, कक्षा 6 का जो वीडियो है अध्याय 1 है, इसमें हम इस अध्याय की ही बात करेंगे। जो इस अध्याय में बताया गया है ना, केवल उसी को पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं और वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अध्याय 1 है हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है। आपने देखा है कि दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण जो हमें अंतरिक्ष है वो कैसा दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है। किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। और जब हम रात को देखते हैं आकाश में तो कैसा दिखता है, बहुत सारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं ना अंतरिक्ष में। और रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितने दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। इस प्रकार के सवाल जो है हमारे मन में हम सोचने लगते हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यमय सवालों के हल ढूंढने में लगा है। आपको जैसे कि पता ही है, आदिकाल से जो मनुष्य है वो इन सवालों के हल को ढूंढने में लगा है, कुछ ना कुछ नई खोज करता रहता है। इस अध्याय में हम सभी इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको बेसिकली इससे इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया है कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में और तारों के बारे में, और ये क्यों टिमटिमाते हैं, कितने दूर हैं, और इनका ये जो चमकदार पिंड होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारा मंडल या फिर नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। आपने आकाश में देखा है जब तारे आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं ना इनका एक समूह बन जाता है, उसको हम बोलते हैं तारा मंडल या फिर नक्षत्र मंडल, या और भी कई नाम होते हैं। तो इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं और समूह के आधार पर विभिन्न नाम भी दिए गए हैं। हम तो बोलते हैं तारामंडल। तो ये आपको याद रखना है। जो मैंने मार्कर से बना रखा है येलो, तो ये तो इन थ्योरी में इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद पढ़ना ही पढ़ना, याद रखना है, तो ये इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इसके अलावा
इन तारों को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को कहते हैं सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो है ये क्या कहलाता है? सप्तऋषि मंडल। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 तारों का एक समूह है, इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। और प्राचीन जनमानस में मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित चारों तारों को क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा कि जब कोई मर जाता है तो वो एक तारा बन जाता है, ऊपर चला जाता है और एक तारे के रूप में हमें देखता है ना? सुना है आपने? तो वो इसीलिए ये मान्यता है कि जो ये 7 ऋषि थे उनके लिए भी ये क्या मान्यता है कि ये जो 7 ऋषि हैं ये तारे बन गए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। इसके अलावा भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित जो 4 तारे हैं इनको क्या कहते हैं? चारपाई। देखो, ये जो 4 तारे हैं ना, ये बिल्कुल चारपाई जैसे आकार के हैं। देखो, पहला तारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, तो ये चारपाई नहीं बन गई? देखो, एक ऐसे बन गई ना चारपाई, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चारपाई। फ्रांस में इसे सॉसपेन यानी कि हत्ते वाली ढेकची या सॉसपेन कहते हैं। फ्रांस में क्या कहते हैं इसको? सॉसपेन। और ब्रिटेन में से खेत जुताई वाला हल, खेत जुताई वाला हल भी लग रहा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा आकृति देखो इसकी, और सॉसपेन जैसा भी दिख रहा है ना, आपका हैंडल हो गया और ये सॉसपेन जैसा, तो जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा नाम इसका रख दिया है। यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। यूनान में क्या कहते हैं? स्मॉल बियर, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। क्या कहते हैं? जो कि अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है, क्या नाम रखा है? स्मॉल बियर। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसीलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की भी रचना की। इसके अलावा प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उसे जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी उस तारा समूह को उस पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। तो जो प्राचीन समय है इसमें मानव के पास, जैसा कि आपको पता ही है, आधुनिक तकनीकी नहीं थी कुछ भी। अब जैसे जो इतनी अच्छी तकनीक अब विकसित हो गई है वो पहले के टाइम पे नहीं थी। तो उस समय तो क्या करते थे कि आसमान को जो है किससे अपनी आंखों से ही देखते थे। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं देखने के लिए, तो उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। और इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए या उनको कुछ भी नाम देने के लिए तो वो अपने मन से कुछ भी जिसकी आकृति दिखती थी, जैसे सपोज किसी पशु की आकृति दिख गई तो उसको नाम दे देते थे उस पशु का, किसी पक्षी जैसी आकृति लगती थी तो उसको नाम दे देते थे उस पक्षी का। इस तरीके से नाम दे दिए जाते थे उस समय। फिर क्या हुआ? प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी उस तारा समूह को उस पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। देखिए, पहले कितनी अच्छी जो टेक्निक थी कि लोग तारों की स्थिति को देख कर ही दिशाएं बता देते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। क्या कहा जाता है कि जहाँ ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और जो ध्रुव तारा है ना वो एक ही स्थान पर रहता है, इधर मूव नहीं करता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यता के अनुसार है जो ध्रुव तारे के बारे में है। चलिए अब वही देखते हैं एक कहानी जो कि ध्रुव तारे के बारे में है। तो क्या है कहानी? कहानी है पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। और ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल
या स्थिर। ध्रुव का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अपने अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतारकर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। फिर क्या हुआ? उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न दे, लेकिन ध्रुव नहीं माना और ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमानी राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। तो ये थी ध्रुव तारे की कहानी। अब देखिए नेक्स्ट, खगोलीय पिंड। आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, इनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। क्या कहा जाता है इनको? खगोलीय पिंड। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं और ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो तारे हैं किस गैस के सम्मिश्रण से बने होते हैं? तो ये होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से, और ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकृत करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। जैसे तारे होते हैं ना, ऐसे सभी खगोलीय पिंड जो हैं वो गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं। नेक्स्ट, हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। जब हम रात में देखते हैं ना तारे, तो कितने पास पास लगते हैं वो तारे, पर एक्चुअल में वो पास होते नहीं हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम होती है। आपने देखा कई बार तारा कुछ बहुत तेज चमक रहा होता है, कोई कम चमक रहा होता है। तो इसका कारण यह है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। इसका कारण क्या माना जाता है कि कुछ पिंड तो स्वयं चमकदार हैं और कुछ पिंड जो होते हैं वो पिंड दूसरों के पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। इसके अलावा सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी सभी ग्रह और उपग्रह हैं ना, ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। इसके बारे में भी आपको बताया गया है डिटेल में, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो ये आप ज़रूर करके देखना। एक रंगीन कागज़ लेना, उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेट कर एक रबड़ लगा कर बांध देना। फिर उसके बाद क्या करना, एक कमरे में जाना, वहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, ट्यूबलाइट ये सब बंद कर देना और अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाना। और आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। तो ये अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट तो जरूर करना ये एक्टिविटी। अब कमरे
सूर्य की ट्यूबलाइट को जला दो, फिर प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई देते हैं, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।